हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आई गेस आपने प्रीवियस लेक्चर्स एल्कनिटी के कंप्लीट कर लिए होंगे। सो आज के टॉपिक पे हम लोग केमिकल पैरामीटर्स की बात करेंगे, बट टुडे वी विल बी डीलिंग रिगार्डिंग हार्डनेस। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्डनेस। अब अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो आज आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि ये हार्डनेस जो है ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज योर गेट एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि मेनी नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को समझोगे तो बिल्कुल कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अपने आप आपसे हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम लोग हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि बेसिकली ये हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि पहले ये तो पता चले कि ये होता क्या है हार्डनेस। तो अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देती हूं। एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय the surfactant property of soap। अब इसको समझते हैं। बुक्स में ऐसी क्लासिक लैंग्वेज में दिया रहेगा, बट आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्या होता है ये एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप? सबसे पहले मुझे समझना है कि ये सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये जो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है सोप की वो प्रॉपर्टी जिससे वो पानी के साथ मिलकर फोम या लादर प्रोड्यूस करे, उसको आप बोलते हो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा व्हेन यू रब द सोप विद वाटर यू गेट व्हाट? फोम, आपको झाग मिलता है। ठीक है, पर अगर पानी हार्ड है, ठीक है, तो अगर हार्ड वाटर सोप के साथ या सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो लैदर या फोम फॉर्म नहीं करता, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। दैट इज द रीजन मैंने हार्डनेस की डेफिनेशन लिखी है। वाटर की वो एबिलिटी, क्योंकि पानी क्या है? हार्ड है, जो डिस्ट्रॉय कर देती है सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी सोप की, वो प्रॉपर्टी सोप की जिससे वो पानी के साथ मिलकर फोम प्रोड्यूस करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड दैट इज व्हाट यू नोन एज हार्डनेस। एंड दैट इज नोन एज हार्डनेस। ठीक है, तो अब बारी आती है कि ये मुझे क्लियर है कि अगर पानी हार्ड है तो सोप पानी के साथ मिलकर फोम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ओके, अब बारी आती है कि कौन से ऐसी चीजें होंगी जिनकी वजह से ये होता है। ठीक है, बेसिकली क्या क्या रिएक्शंस होगी, क्या कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे, बेसिकली क्या फेनोमेना हो रहा होगा, तो इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं हार्डनेस की सोर्स की, तो सोर्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हार्डनेस कॉज करें, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसके इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा हार्ड वाटर पानी के साथ, अगर आप बात करो हार्ड वाटर जब सोप के साथ रिएक्ट करता है या सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली वो प्रेसिपिटेट बना देता है। जब मैंने ये टर्म बोला कि वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, इमीडिएटली आपके दिमाग में पहला इम्पैक्ट आ जाना चाहिए था, और आई गेस आ गया होगा, कि क्या होगा? पाइप में इंक्रास्टेशन होगा, दैट इज सॉलिड्स डिपॉजिट हो जाएंगे, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी का रिडक्शन। सो इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, यानी इंक्रास्टेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हार्ड वाटर यूज करते हो, दूसरा इंपैक्ट, सोप की कंजम्पशन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में फोम या लादर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए इम्पैक्ट्स। अब बारी आती है कि मुझे थोड़ा डीप जाना है, मुझे जानना है कि बेसिकली इतने सारे कैटायंस होते हैं। ठीक है, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, उसको आप लोग बोलते हो कैटायंस। ये आपने पढ़ रखा होगा, इनकेस भूल गए हो तो मैं भी बता देती हूँ। कैटायंस, CATIONS, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अब बात ये निकल कर आती है कि इतने सारे कैटायंस और एनायंस है, मुझे पता करना है कि ये हार्डनेस हुई किसकी वजह से।
तो ध्यान रखना आज की क्लास से कि हार्डनेस ऑकर्स इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस। पानी में हार्डनेस हमेशा मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से आती है। And what is this cation? Cation is positively charged ions. So hardness in water is due to the presence of multivalent cation. ये multivalent क्यों लगाया? मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है उसको आप बोलते हो multivalent cation. ठीक है, अब कोई भी मल्टीवैलेंट कैटायन हो उन सब के कारण क्या होती है? हार्डनेस होती है। अब एक टर्म जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी या अपनी टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी वो होती है सूडो हार्डनेस। दैट इज सूडो हार्डनेस। अब समझते हैं ये सूडो हार्डनेस क्या होता है। देखो एक्चुअल में बताओ तो ये कोई हार्डनेस होती ही नहीं है, बट जैसे कि बोला था नेगेटिव एल्केनिटी का फंडा बताया था कि कुछ होता ही नहीं है, बट स्टिल वैसे ही सूडो हार्डनेस कुछ होती ही नहीं है। देखो जो भी आपकी यूनिवैलेंट कैटायन है, यूनिवैलेंट कैटायन कौन से कैटायन? जिसकी वैलेंसी 1 हो। एग्जाम्पल देखो Na+, K+, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या यूनिवैलेंट कैटायंस। ये पानी में कोई हार्डनेस कॉज नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया पानी में हार्डनेस किसकी वजह से आती है? मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से आती है। ठीक है, सो ये यूनिवैलेंट कैटायंस जो होते हैं वो पानी में कोई हार्डनेस कॉज नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई आपने इनका नाम क्या दे दिया है? सूडो हार्डनेस। दैट्स इट। और कुछ इसका अलग से टर्मिनोलॉजी आपको बस बता दी गई है, इसका मतलब यही है यूनिवैलेंट कैटायंस पानी के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, वाइल मल्टीवैलेंट कैटायंस जो पानी में है वो बेसिकली सोप के साथ रिएक्ट करके, यूनिवैलेंट कैटायंस जो पानी में है वो सोप के साथ रिएक्ट करके फोम बनाते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। वैसे ही अगर मल्टीवैलेंट कैटायंस की बात करूं, अगर वो पानी में प्रेजेंट है वो सोप के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके यूनिवैलेंट कैटायंस है ये इसको हम लोग बोल देते हैं दे इम्पार्ट सूडो हार्डनेस which is not as such any type of hardness. Clear? तो अब मेरे दिमाग में अभी तक क्लियर हो गया कि हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस होती किसके वजह से। अब इसको थोड़ा और ब्रॉडर बेसिस में पढ़ते हैं। हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस ये ब्रॉडर बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरी होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस को आप लोग टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हो, and non-carbonate hardness is also known as permanent hardness. अब समझो, सबसे पहली बात क्यों इसको आपने कार्बोनेट हार्डनेस को क्यों टेम्परेरी हार्डनेस बोला और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को क्यों परमानेंट हार्डनेस बोला, पहले ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो क्या होता है, जो कार्बोनेट हार्डनेस अगर पानी में प्रेजेंट है तो आप सिंपल उसको अगर आपको रिमूव करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर पानी में हार्डनेस हुई तो क्या होगा? मोर कंजम्पशन ऑफ सोप होगा, कभी कभी कोरोजन भी हो जाता है, एंड अदर देन दैट क्या होता है? डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी का रिडक्शन होता है। तो अब बारी आती है कि अगर आपको रिमूव तो करना पड़ेगा अगर एक्सेस में प्रेजेंट है, बट ऑब्वियसली तो अगर कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट हुई पानी में, आप नॉर्मल उसको बॉइलिंग कर दो या लाइम ऐड कर दो और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस। अब ये कार्बोनेट हार्डनेस में कौन सी हार्डनेस आती है या होता क्या है, ये आपके दिमाग में क्वेरी होगी। तो वो हार्डनेस जो कि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन की वजह से हो, ठीक है, वो हार्डनेस पानी में which occurs due to the presence of carbonates and bicarbonates of multivalent cation, उसको आप क्या बोलते हो? कार्बोनेट हार्डनेस। तो मैं यहां लिख देती हूं
हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट्स and bicarbonates of multivalent cation. इसको आप बोलते हो क्या? कार्बोनेट हार्डनेस. शॉर्ट में हम लोग अब हर बार तो इसको कार्बोनेट हार्डनेस नहीं लिखते, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो शॉर्ट में हम लोग इसको CH लिख देते हैं. CH, ठीक है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को NCH. अब ये तो बात हो गई कार्बोनेट हार्डनेस की. अब ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को क्यों परमानेंट हार्डनेस बोला? अब मैंने टेम्परेरी बता दिया, अब आपको नॉन कार्बोनेट या परमानेंट हार्डनेस ऑटोमेटिकली बता सकते हो. वो हार्डनेस जो सिंपल बॉइलिंग करके रिमूव ना हो सके पानी में से, उसको आप बोलते हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. तो फिर क्या हम कभी इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे क्या? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, हम इसे रिमूव करेंगे, बट ऑब्वियसली हम इसे करेंगे, बट पानी में से इस टाइप की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. कौन कौन सी होती है? आयन एक्सचेंज मेथड होता है, डीमिनरलाइजेशन होता है, जियोलाइट मेथड होता है. ऐसे स्पेशल टेक्निक्स होती है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको उस पानी को देना होता है जिसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या फिर परमानेंट हार्डनेस हो. तो ये हार्डनेस किसके कारण होती है? ये होती है हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स के कारण. सो यहां पे लिख देती हूं हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड्स, सल्फेट्स. क्लियर? अब अच्छा यहाँ पे नाइट्रेट्स भी लिख देती हूँ, NO3-. तो यानी कि कोई भी मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ, लाइक कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो किसी भी मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ अगर क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट लग जाए तो आप बोलोगे जो हार्डनेस वो इम्पार्ट करेगा पानी में, दैट इज टर्म्ड एज परमानेंट हार्डनेस, और यू कैन से इट एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. अब बारी आती है एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि देखो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं मेजरली जो कैटायंस जो पानी में हार्डनेस कॉज करते हैं, दे आर Ca2+, Mg2+. वैसे तो बहुत सारे कैटायंस होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस की, वो भी मल्टीवैलेंट की कमी थोड़ी ना है. कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और भी कितने सारे हैं. पर अगर मैं बात करूं मेजर बेसिस पर कि कौन से कैटायंस है जो मेजरली कॉज करते हैं हार्डनेस, जो कि मेजरली प्रेजेंट होते हैं पानी में, दे आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये मेजरली पानी में प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज. अब बारी आती है कि देखो ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, बट अगर एग्जाम में आपको कोई भी और मल्टीवैलेंट कैटायंस दिए हो क्वेश्चंस में, मल्टीवैलेंट कैटायंस जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, तो आपको उनको भी लेकर चलना है. दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में एल्यूमिनियम दिया है तो आपको एल्यूमिनियम भी लेना, और भी कोई मल्टीवैलेंट कैटायन दिया तो आपको लेना है. हालांकि प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको पता है कि हार्डनेस के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होते हैं, बट अगर गेट के पेपर में आपको आता है, ठीक है, और भी आपको मल्टीवैलेंट कैटायंस दिए रहते हैं, तो हार्डनेस निकालने के लिए आपको इसको यूज करना होगा. ठीक है, सो मल्टीवैलेंट कैटायंस चाहे वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के हों, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोलते हो, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, वैसी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस. कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब क्या इंपार्ट करेंगे पानी में, परमानेंट हार्डनेस इंपार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये तो मैंने बात कर ली कार्बोनेट हार्डनेस की एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की. सोर्स भी हमने बात कर लिया, इम्पैक्ट भी हमने बात कर लिया. अब देखो यहां पर भी वही इशू आएगा जो एल्केनिटी में आया था. क्या इशू आएगा कि प्रॉब्लम ये है इतने सारे कैटायंस हैं, अब चाहे वो मेजर आयंस हो या माइनर आयंस हो, कुछ ना कुछ तो इम्पार्ट कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ हार्डनेस, कुछ ना कुछ हार्डनेस तो इम्पार्ट कर ही रहे हैं. तो अब मैं इतने सारे हार्डनेस को कैसे रिपोर्ट करूं,
उनको सेम यूनिट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तभी तो अगर मैं आपसे मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना, मुझे बताओ टोटल हार्डनेस पानी में कितना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर एक का ऐड करते जाओगे क्या, कैल्शियम का अलग कैलकुलेट करो फिर मैग्नीशियम का अलग, ऐसे करने में लगता है बहुत टाइम, ठीक है। मुझे एक ऐसा बेस कॉमन चाहिए जिसके थ्रू मैं पूरा सबका निकाल लूं, पूरे का कंसंट्रेशन निकाल लूं और ऐड करके आपको आंसर बता दूं। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि एल्केनिटी में हमने यही किया था और हमने देखा हमारी कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई। तो सेम थिंग आप यहाँ पर भी करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थिंग आप यहाँ पर भी करोगे। कैसे करोगे यहाँ पर वो चीज समझो। यहाँ पर भी आप लोगे हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहां पर भी स्टैंडर्ड आपने कैल्शियम कार्बोनेट माना था, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, ठीक है। तो अब बारी आई कि जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे इन मल्टीवैलेंट कैटायंस के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, पर मैंने आपको बताया कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग हर चीज को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो एल्केनिटी की बात हो चाहे वो हार्डनेस की बात हो। पर अभी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मुझे मेजरमेंट करनी है, ठीक है। मुझे मेजरमेंट करनी है कि अगर मेरे को एक पानी का सैंपल दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि बताओ इसमें हार्डनेस कितनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगी। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही है, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। तो अगर मैं यहां बात करूं मेजरमेंट की, तो जो टेक्निक यूज होती है, ठीक है, हर जगह हमने टेक्निक की बात की है, तो यहां पर हार्डनेस निकालने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है टाइट्रेशन। अब मुझे टाइट्रेशन बताने की जरूरत नहीं, इसमें हम लोग ने अच्छा खासा डिस्कशन एल्केनिटी में ऑलरेडी कर रखा है। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर होता है एक ब्यूरेट, ठीक है। ये होता है हमारे पास ब्यूरेट, यहाँ पर होती है एक नॉब, यहाँ पे रीडिंग्स मार्क्स होती है, ठीक है, ये 100 ml का है। एंड यहाँ पे वो वाटर सैंपल होता है जिसकी हमें अननोन पैरामीटर को, जिसमें से हमें निकालना है। ठीक है, अब बारी आती है, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है कि इस ब्यूरेट में हम क्या फिल करते हैं, टाइट्रेंट। ट्राइट्रेंट जो कि एक केमिकल होता है जो कि अननोन पैरामीटर के साथ, जो पानी में है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो वहां एल्केनिटी में हमने लिया था 0.02 नॉर्मल H2SO4। यहां पर टाइट्रेंट हम लोग जो यूज करते हैं वो है 0.01 मोलर EDTA। अब ये EDTA क्या होता है, EDTA स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन एक्सक्यूज मी टेट्रा एसिटिक एसिड। मैं लिख देती हूँ फुल फॉर्म, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है आपका EDTA। तो पानी में है 0.01 मोलारिटी का EDTA सॉल्यूशन। अब आपको मैंने मोलारिटी बता चुका है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको आप क्या बोलते हो, मोलारिटी बोलते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है कि टाइट्रेंट आपका इस केस में क्या है, हार्डनेस के केस में, एंड कितना कंसंट्रेशन था एल्केनिटी के केस में, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है, टाइट्रेंट मैंने डिसाइड किया, मैंने पुट किया, मुझे पता है इसके बारे में। अब क्या हो रहा है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे पता कैसे चलेगा कब टेस्ट हो गया, क्या यूज करना पड़ता है मुझे, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, आपको बताता है एंड पॉइंट। तो यहां पे जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी, जो कि एक इंडिकेटर है। अब इसके नाम से ही समझ जाओ, इरियोक्रोम ब्लैक टी, तो इसका ओरिजिनल कलर होता है ब्लू ब्लैक, ठीक है। ओरिजिनल कलर ऑफ EBT इज ब्लू ब्लैक। अब
करने से पहले, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने इस वाटर सैंपल में डाला EBT, ठीक है, आपने इस वाटर सैंपल में डाला EBT, जिसके कारण से पानी का कलर क्या हो गया, पानी का कलर क्या हो गया, ये पानी था और ये ब्लू ब्लैक कलर का EBT था। जब आपने इसको डाला पानी का कलर हो गया वाइन रेड। अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में। पानी में मेजर बेसिस पे कैल्शियम या मैग्नीशियम ही प्रेजेंट होता है। जब आपने इसमें EBT डाला तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये ओरिजिनली था ब्लू ब्लैक कलर का, ये ओरिजिनली था ब्लू ब्लैक कलर का। ये इसके साथ रिएक्ट किया एंड इट फॉर्म्ड EBT। ये एक कॉम्प्लेक्स इसने पानी में फॉर्म कर लिया जो कि कौन से कलर का था, वाइन रेड कलर का था, ठीक है। अब अभी तक आपने सिर्फ इंडिकेटर ये डाला है इसमें और आपने अभी कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया। अब इंडिकेटर डालने के बाद, वाइन रेड कलर होने के बाद आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, फिर वही काम, नॉब को ओपन करेंगे जिसमें से ये आपका EDT ये जो सॉल्यूशन है ये पानी में आएगा। कब तक आएगा, जब ये बॉन्ड जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटने लगेगा। जब ये टूटेगा तो पानी में वाइन रेड कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी एंड पानी में ब्लू ब्लैक कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कैसे, रिएक्शन के फॉर्मेट में देख लो, Mg2 प्लस EBT, ठीक है। अब इसमें आपने डाला EDTA, तो क्या हो जाएगा, EDTA इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि कलरलेस होता है एंड पानी में आपको ब्लू ब्लैक कलर मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया तो आपने देखा कि यहां पर कितना आ रहा है, 100 माइनस V। आपने नॉब को बंद किया, आपने देखा यहाँ पे रीडिंग आ रही है 100 माइनस V, तो आपने बोला कि VML का टाइट्रेंट यूज हुआ है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। क्यों निकाला मैंने VML का टाइट्रेंट यूज हुआ है, क्योंकि जितना EDTA यूज होगा उतना ही वाटर सैंपल में हार्डनेस प्रेजेंट होगी। टू बी प्रिसाइज, इसको डिटेल में बोलूं तो मैंने पहले भी पढ़ चुका है, 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। सो जितने ग्राम इक्वलेंट्स EDTA के यूज हुए उतने ही ग्राम इक्वलेंट्स हार्डनेस के प्रेजेंट थे और उतने ही ग्राम इक्वलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, ठीक है। तो जितना ग्राम इक्वलेंट्स यूज हुआ EDTA का, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, उतने ग्राम इक्वलेंट्स किसके हैं, हार्डनेस के हैं, और उतने ही ग्राम इक्वलेंट्स किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। क्लियर? सो मुझे क्लियर हो गया कि पहले मैंने जब EBT डाला पानी का कलर हुआ वाइन रेड, प्रोसीजर मैंने स्टार्ट किया, नॉब ओपन किया, ब्यूरेट में से टाइट्रेंट आया, ये कॉम्प्लेक्स टूटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम का EDTA के साथ, एंड पानी में वाइन रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो गई एंड अगेन आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलने लगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से मुझे क्या मिला, मुझे पता चल गया कि पानी में कितनी हार्डनेस है। I got what is the hardness which is present in the water sample, ठीक है, मुझे पता चल गया कि हार्डनेस कितनी है। हार्डनेस मुझे रिपोर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब तो प्रोसेस खत्म, कि चलो मैंने मेजरमेंट भी कर ली, इम्पैक्ट भी बात कर लिया, सोर्स भी बात कर लिया, क्लियर है। अब बारी आती है कि यहाँ से तो मैंने निकाल लिया कि कितना आपका टाइट्रेंट यूज हुआ और पूरी कैलकुलेशन कर ली, तो मुझे मिला टोटल हार्डनेस, ठीक है, मुझे पता चला कि पानी में टोटल हार्डनेस कितनी प्रेजेंट है। पर अगर मैं अब डिटेल में जाऊं कि नहीं, मुझे तो जानना है कि पानी में कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है, तो तुम बोलोगे कि जो टोटल हार्डनेस होती है, दिस टोटल हार्डनेस तो होती है समेशन ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। टोटल हार्डनेस किससे बनता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब क्या करते हैं, अगर मुझे कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है तो इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में है वैसे तो, बट जो इतना जनरल रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता दे रही हूँ।
कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है, दिस इज बेसिकली मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कनिटी। और एल्कनिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग करके ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। एल्कनिटी किसके कारण होती है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होती है, ठीक है। सो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, आप टोटल हार्डनेस निकालोगे और आप एल्कनिटी निकालोगे, जो दोनों में मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस। फिर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि मैम अगर कार्बोनेट हार्डनेस निकाला एंड हमने देखा कि टोटल हार्डनेस और एल्कनिटी में से मिनिमम तो टोटल हार्डनेस आ रहा है, तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टोटल हार्डनेस ही पुट करो, आप टोटल हार्डनेस ही पुट करो, कोई बात नहीं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 आ जाएगा उस कंडीशन में। कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हो आप, आपने कैलकुलेशन किया, उसमें आ गया कि ठीक है कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस उस केस में 0 आ जाएगा। बट अगर कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो मिनिमम हुआ एल्कनिटी के केस में, तो उस केस में आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस एल्कनिटी। उस केस में आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले तो आप टोटल हार्डनेस निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आप पानी में चाहो तो टोटल हार्डनेस के साथ साथ कार्बोनेट हार्डनेस भी निकाल सकते हो एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए हैं इसमें ही पूरे बेस न्यूमेरिकल्स, इतनी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं गेट में इसके ऊपर, आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लो, ठीक है, इसके रिलेटेड। एंड पहले तो 1 मार्क्स में आए थे, हार्डनेस इन वाटर इज कॉज ड्यू टू univalent cations, multivalent cations, univalent anions, multivalent anions, so it is always caused due to multivalent cations। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर कार्बोनेट हार्डनेस के लिए सिंपल बॉइलिंग, और आपकी बात करूँ परमानेंट हार्डनेस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती है, जैसे जियोलाइट मेथड, डीमिनरलाइजेशन, आयन एक्सचेंज, ये सब ट्रीटमेंट आपको पानी में देनी पड़ती है, ठीक है। और मेजरमेंट भी आपको बता दिया, टेक्निक टाइट्रेशन, एंड EDTA स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और अगर आपको EDTA का फॉर्मूला भी जानना है तो C10H16N2O8, सो आई कैन राइट दैट C10H16N2O8। अगर आपको क्वेरी है कि EDTA क्या होता है तो वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने पूरी बात कर ली हार्डनेस से रिलेटेड। अब मैं आपको इसकी लिमिट्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अप्रोच किया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखना बिल्कुल आसान है लिमिट्स को क्यों रखना आसान बोला मैंने? क्योंकि जो लिमिट्स आपने एल्कनिटी के लिए पढ़ी थी, सेम लिमिट्स गोस इन द केस ऑफ हार्डनेस। तो वहां पर भी आपने 2 लिमिट पढ़ी थी, एक थी एक्सेप्टेबल लिमिट, दूसरी थी कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। तो ये निकल कर आया था 200 mg per liter as calcium carbonate and this was 600 mg per liter as calcium carbonate, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज में हम लोग जनरली हार्डनेस रखते हैं 75 से 115 mg पर लीटर तक। इंटेंशनली डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज में 75 से 115 mg पर लीटर तक की हम लोग हार्डनेस रखते हैं। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअल में हम लोग को उस हार्डनेस की आदत हो गई है, हमारा टेस्ट डेवलप हो चुका है उस हार्डनेस के लिए, ठीक है। तो पानी में इंटेंशनली 75 से 115 ppm तक की डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज के लिए इतनी हार्डनेस रखी जाती है। वाइल अगर आप बोलो एक्सेप्टेबल लिमिट तो अप टू 200 mg पर लीटर है, और एक्सट्रीम कंडीशन में जब कोई और सोर्स अवेलेबल ना हो उस कंडीशन में आप अप टू 600 mg पर लीटर तक एक्सटेंड कर सकते हो, सिर्फ उस कंडीशन में। क्लियर? तो ये तो हार्डनेस की थ्योरी थी, छोटी सी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि अब इतना सब कुछ हार्डनेस के बारे में जानने के बाद मुझे इसके न्यूमेरिकल की अप्रोच देखनी है, ठीक है। सो नाउ वील स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल अप्रोच। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल अप्रोच बता देती हूँ एंड देन वील मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस।
यहाँ पर भी टाइट्रेशन करते टाइम वही प्रिंसिपल लगा था, याद रखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। अब अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल अप्रोच की, तो क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको दे देता है, क्वेश्चन में आपको वो दे देता है mg पर लीटर में निकालने को हार्डनेस, ठीक है, क्वेश्चन में आपको देता है mg पर लीटर में निकालने को हार्डनेस। सो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अप्रोच क्या रहेगी सॉल्व करने की, ठीक है। तो लेट अस सपोज एक वाटर सैंपल है जिसमें आपका ले लेती हूँ कोई आर्बिट्री वैल्यू, 120 mg पर लीटर का क्या है, उसमें Ca2+ है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है एक वाटर सैंपल में। अब वाटर सैंपल में तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी मल्टीवैलेंट कैटायंस हो सकते हैं, तो मैंने कहा उसमें 120 mg पर लीटर का है Ca2+, ठीक है, एंड ले लेते हैं 96 mg पर लीटर का है उसमें मैग्नीशियम एंड 27 mg पर लीटर का है उसमें एल्यूमिनियम। अब आपसे पूछा है कि टोटल हार्डनेस निकालो पानी की, ठीक है, फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण मेजरली हार्डनेस होती है, बिल्कुल, बट अगर क्वेश्चन में आपको कोई और मल्टीवैलेंट कैटायंस दिया हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल चुका है, आपको उसको कंसिडर करना होगा, ठीक है। अब तुम बताओ, क्या तुम इन तीनों को ऐड कर सकते हो टोटल हार्डनेस रिपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कैल्शियम की हार्डनेस है, एक मैग्नीशियम की हार्डनेस है, एक एल्यूमिनियम की हार्डनेस है। मतलब मेरे दिमाग में एक फंडा बिल्कुल क्लियर है कि मैं हर किसी का ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूंगी, ठीक है, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, वही कंसेप्ट है पूरा जो एल्केनिटी में किया था, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कैल्शियम के निकल के आएंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स Mg2+ के निकल के आएंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स Al3+ के निकल के आएंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे। किस कंसेप्ट से? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। अब तो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। सो नाउ स्टार्टिंग, मुझे क्या चाहिए? टोटल हार्डनेस चाहिए। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक लाइन में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में मुझे कंसंट्रेशन दिया, किसका? कैल्शियम का। कितना? 120 mg पर लीटर। अब मुझे पता होना चाहिए, अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का होता है, ये पेन नहीं चल रहा, इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, ये कितना निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर वेट 40 और वैलेंसी कितनी है इसकी? 2, तो ये आया 20 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है इसकी भी? 2, तो 12। हाँ, अब तो हो सकता है बहुत लोगों को मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं होते हैं, एलिमेंट्स के मोलर मास भी याद नहीं होते हैं, तो जनरली गेट के क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट का आपको वेट दिया रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं। अब वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+, ये कितना निकल कर आएगा? एल्यूमिनियम का होता है 27 और इसकी वैलेंसी होती है 3, तो ये निकल के आया 9। मेरे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब तो इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट में इसके ऊपर और सेम ही पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, 2 पैटर्न्स डिफरेंट है, वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा, सब उसी पैटर्न में आए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कैल्शियम और मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप क्वेश्चन पेपर में करने से बच जाते हो, क्लियर। अब बारी आती है कि मुझे तो कंसंट्रेशन दिया है, मुझे तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन दिया है,
पर मुझे निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट्स, मुझे निकालना है कैल्शियम का ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम से डिवाइड कर दिया। इक्विवेलेंट वेट कितना था, 20। ठीक है, जितने जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट से उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, पर अभी अगर मैं बात करूं ना, तो ये इन 120 डिवाइडेड बाय 20, इसको आप बोलते हो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, दिस इज नोन एज मिली इक्विवेलेंट। क्यों आप इसको ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये mg पर लीटर में। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो, इसको मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का कितना निकल कर आएगा, 96 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैग्नीशियम का, 12। ये हो गया मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम कितना निकल के आएगा, 27/9। ये हो गया एल्यूमिनियम। ये सब क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स में, मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। दिस इज ऑल्सो मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स कैल्शियम के हैं, जितने मिली इक्विवेलेंट्स मैग्नीशियम के हैं, जितने मिली इक्विवेलेंट्स एल्यूमिनियम के हैं, उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। तो इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के भी है। तो अब मैं सबको ऐड कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। 96/12 प्लस 27/9, इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स हर किसी में किसके थे, कैल्शियम कार्बोनेट के थे। सो मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व कर लेती हूं मैं। (120 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 96/12 प्लस 27/9, तो ये आ जाएगा 17 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। पर मुझे तो mg पर लीटर में चाहिए ना, टोटल हार्डनेस चाहिए मुझे mg पर लीटर में एज कैल्शियम कार्बोनेट। पर ये तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आ रहा है, तो फिर वही फंडा जो एल्केनिटी में लगाया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 17 × 50 दैट इज 850। सो दिस विल गिव यू 850 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट हो सकता है, उस डाउट को पहले मैं क्लियर कर दूं। डाउट आपको ये होगा, डाउट आपको ये निकल कर आएगा कि मैम इससे पहले जब आपने एल्केनिटी निकाली थी, तब तो आप जब 50 लिखते थे कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो आप बोलते थे 50 होता है ग्राम्स में, तो उसमें आप 10⁻³ करते थे उसको mg में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही, वहां मैं करती थी। क्यों करती थी, क्यों यहाँ पर वो नहीं कर सकती? रीजन, क्योंकि यहां पर मुझे कंसेंट्रेशन दिया गया है mg पर लीटर में। ठीक है, और जो मैंने इक्विवेलेंट वेट्स निकाले हैं किसमें निकाले, ग्राम्स में निकाले। सो व्हाट, दिस इज इन mg पर लीटर, दिस इज इन व्हाट, ये किसमें, इक्विवेलेंट्स में है, किसके, ग्राम के। तो यहां पर मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी mg में कन्वर्ट करने की। ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसको mg में कन्वर्ट करने की। क्लियर? अब तुम चाहो तो अगर इसको फॉर्मूला वाइज पढ़ना चाहते हो तो फॉर्मूला वाइज भी तुमको निकाल के बता देती हूँ, बट सिंपल होता है कि एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। ये 1 लाइनर सॉल्व करने का तरीका है। बस मैंने आपको फर्स्ट टाइम था तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके दिखाया, और आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि इसको लिखते कैसे हैं, तो लिख देती हूँ यहाँ पर टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर। दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस किसमें, mg पर लीटर में, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस यहां पे लिख देती हूं कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस Mg पर लीटर में इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस। ठीक है, लास्ट एक और है, एल्यूमिनियम का भी लिख के आपको बता देती हूँ। प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस in mg per liter into equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of Al3 plus। वही चीज है, देखो अब इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब तुम देखो फिर सॉल्व करके देख लो क्या हो जाएगा। 120 इंटू इक्वलेंट वेट 50 डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट कैल्शियम का 20 प्लस कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम का कितना दिया है 96, इक्वलेंट वेट 50 और मैग्नीशियम का कितना है 12। फिर एल्यूमिनियम Al3 प्लस 27 mg पर लीटर इंटू इक्वलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50 एंड इक्वलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना है 9। वही चीज मैंने ऐसे कर दी, आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। बस मेरा काम था आपको बताना मिली इक्वलेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मिली इक्वलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो आपको mg पर लीटर ना देकर ये वाली वैल्यू दे देता है 120/20, ये मिली इक्वलेंट्स दे देगा। तो याद रखना, जब आपको मिली इक्वलेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको कंसेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। आपको सिर्फ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार mg पर लीटर तो सुना था, ग्राम इक्विवेलेंट सुना था, ये मिली इक्विवेलेंट्स नहीं सुना था। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट्स मैंने आपको बता दिया, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट आपको दिया है क्वेश्चन में। तो अगर उस कंडीशन में आप चेक करना ध्यान से कि मिली इक्विवेलेंट्स दिया है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स दिया है कि कंसेंट्रेशन दिया है, ये चेक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेक करने के बाद फिर आप डिसाइड करोगे। अगर मिली इक्विवेलेंट्स दिया है कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर देना उस केस में, और कुछ भी नहीं करना है। और वो भी कितना, सिर्फ 50। कोई उसमें 10⁻³ नहीं करना है, याद रखना, कोई 10⁻³ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 50 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको mg पर लीटर में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक कंसेप्चुअल वाइज बताया कि हर किसी को आपने कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट किया और फिर उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है आपके इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का उससे मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे जाना चाहो, उसी को बेसिकली टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में लिख दिया है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वो ही निकल कर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर गेट में आए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो मैंने जस्ट आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको पहले बताया कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस देख के घबराओ मत। अब मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं, बाकी क्वेश्चंस तो वैसे भी बहुत सिंपल है जो गेट में आए हैं, वैसे उसी पैटर्न में पूरे, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी पैटर्न में, तो बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। इन 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना एंड आई गारंटी यू विल सॉल्व द अदर क्वेश्चंस ऑफ गेट, प्रोवाइडेड आपने यहाँ पे ध्यान से फोकस किया हो। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग अपनी बुकलेट निकाल लीजिए, वील सॉल्व द क्वेश्चन। जो 2 क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन डाटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो वील मूव टू कॉमन डाटा क्वेश्चन। चलो क्या दिया क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग डिसॉल्व्ड आयंस, अलग अलग डिसॉल्व्ड आयंस की कंसेंट्रेशन दी गई है और मैंने पहले भी कहा था एटॉमिक वेट देता है, यहाँ पे दिया गया आपको वेट्स।
आपसे पूछा टोटल हार्डनेस निकालो पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बोला नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलो। जब कभी भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझ लेना उसने आपका काम बढ़ा दिया है। आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी पूछ दे, मतलब उसने आपका काम बढ़ा दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। वो आपसे एल्कनिटी भी निकलवाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस भी निकलवाएगा, एंड उसके बाद नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। Na प्लस 56 mg per liter, Mg2 प्लस 30 mg per liter, HCO3 minus 190 mg per liter, Ca2 plus 40 mg per liter। आप लोग का अगर हो गया और आप लोग को लगता है बन जाएगा, तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड में, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है तो ये एक लाइन में सॉल्व करना है, बट क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है सो आई विल टेक टाइम, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप हर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट क्या पूछा? टोटल हार्डनेस ऑफ द सैंपल। टोटल हार्डनेस आपको निकालने को बोली है सैंपल की। तो मुझे पता है हार्डनेस पानी में होती है। जब भी बोले एक बार अपनी चीजों को रिवाइज कर लो। हार्डनेस पानी में होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायंस। मल्टीवैलेंट कैटायंस मतलब कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। मल्टीवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पर किसकी वैलेंसी एक से ज्यादा है? आप देख सकते हो Ca2 प्लस की, Al3 प्लस की, Mg2 प्लस की। अब एक बात बता दूं जो गलती तुम लोग करके आते हो, मैंने तुमको बोला हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, आप लोग क्लोराइड्स को भी हार्डनेस में ले लेते हो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला है हार्डनेस मल्टीवैलेंट कैटायंस के कारण होती है। अगर उन कैटायंस के पीछे क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट लग जाए तो वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीवैलेंट कैटायंस ही लोगे, पहली बात। ठीक है, तो मल्टीवैलेंट कैटायंस कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब देखो यही क्वेश्चन का एग्जांपल मैं देकर आई हूँ। हाँ, फर्क इतना है कि वहां पे मैंने बाकी चीजें नहीं दी थी और यहाँ पे क्वेश्चन में बाकी चीजें दी है। सोडियम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सोडियम? क्योंकि वो यूनिवैलेंट कैटायन है, वो सोप के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, तो वो हार्डनेस कॉज ही नहीं करेगा, सूडो हार्डनेस इंपार्ट करेगा, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब तुम चाहो एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते। टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर। अब सॉल्व करें इसको एक लाइन में, कैसे? फटाफट सॉल्व करते हैं। कैल्शियम का कंसेंट्रेशन 40, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का 20, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 50। ध्यान से एक चीज देख लेना, क्वेश्चन में mg पर लीटर दिया होना चाहिए, मिली इक्विवेलेंट्स ना हो। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन कितना? 30, इसका इक्विवेलेंट वेट 12, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50। फिर एल्यूमिनियम का कंसेंट्रेशन 3, इसका कितना होता है? 27/3 यानी कि 9। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे mg पर लीटर में चाहिए, मैंने 50 से इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व कर लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, विल सॉल्व दिस। 40 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 50। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 241.67 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 242 mg पर लीटर as calcium carbonate. This is the total hardness as calcium carbonate in mg per liter. तो ये मुझसे पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा था? टोटल हार्डनेस ही पूछा था। तो 484, 450, 242 और 225, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया और अब एक मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। तो ये हो जाता है टोटल हार्डनेस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे? अब क्वेश्चन में पूछा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द सैंपल।
नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए, देखो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए पहले मुझे अल्केनिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, एंड कार्बोनेट हार्डनेस होता है मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड अल्केनिटी। मतलब मैंने टोटल हार्डनेस तो निकाल ली है, इन शॉर्ट पहले मुझे अल्केनिटी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद मैं चेक करके बता पाऊंगी कि पानी में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है। अब तुम्हारा दिमाग एक चीज चल रहा होगा, पहले वो गलत डायरेक्शन वाला दिमाग को ठीक करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम आपने बोला कि जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो होती है क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के कारण। मैं बोलूंगी बिल्कुल सही, तो हम लोग सिर्फ क्लोराइड ले लेते हैं ना। अभी तो आपने बोला कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स के कारण होती है, मतलब ठीक है, सही बात है। पर बेटा प्रॉब्लम ये है ना कि आपको ये नहीं पता कि इस 165 mg पर लीटर के क्लोराइड कितना सोडियम के साथ रिएक्ट किया, कितना मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, कितना कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, कितना एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा। क्यों? क्योंकि अगर इस क्लोराइड का कुछ पार्ट सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया तो फिर क्या, वो तो कोई हार्डनेस इम्पार्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। यूनिवैलेंट कैटायंस की तो बात ही नहीं हो रही है ना, बात हार्डनेस में मल्टीवैलेंट कैटायंस की हो रही है, तो उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इतना मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि ठीक है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम किससे नहीं है, सोडियम से नहीं है, और मुझे नहीं पता कि क्लोराइड मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा कि कैल्शियम से, एल्यूमिनियम से, सोडियम से। इसका मतलब मुझे इस वे में ही प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे इन शॉर्ट निकालनी पड़ेगी पहले एल्केनिटी, ठीक है। एल्केनिटी निकाल कर ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगी, ठीक है। तो निकाल लो एल्केनिटी। एल्केनिटी भी वैसे भी तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही निकालते हैं। एल्केनिटी इन mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कितनी दी है, सिर्फ HCO3 माइनस ही तो दी है, तो यहाँ पे लिखा 190 mg पर लीटर। अब इसको भी मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या था, HCO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट कितना था, याद करो कितना था, 61 था, 61। अब मुझे क्या, ये तो मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में कन्वर्ट हो गया, दिस कन्वर्टेड इनटू मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में भी, ठीक है। और मैं यहां पे क्या बोल दूंगी, 190 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 50, तो ये निकल कर आ जाएगा 155.737 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो टोटल हार्डनेस मुझे कितनी गिवन है, टोटल हार्डनेस मैंने निकाली कितनी, 242, और एल्केनिटी कितनी निकल कर आई, 155.74। तो मिनिमम क्या हुआ, एल्केनिटी मिनिमम हुई, तो फिर तो काम ही बन गया। अब आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस एल्केनिटी। टोटल हार्डनेस कितनी थी, 242, एल्केनिटी कितनी आई है, 155.74, सो 86.26 कुछ आ रही है पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये निकल कर आया आपका नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। तो अगर मैं आंसर ऑप्शंस देखूं तो 1, 225, 156, 86 एंड 0, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में देखो पहली चीज जो तुम याद करो, पिछले क्लासेस में मैंने बोली थी, अगर पानी में आपको सिर्फ बाइकार्बोनेट दिया तो आप बाइकार्बोनेट ही लोगे, तो देखो मैंने बाइकार्बोनेट ही लिया, सिर्फ मैंने नहीं लिया, मैंने कार्बोनेट नहीं लिया, मैंने हाइड्रोक्साइड नहीं लिया, मैंने कोई एल्केनिटी नहीं दी, जो क्वेश्चन में गिवन थी मैंने वही एल्केनिटी लिया, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मैंने क्यों इसको मिली इक्विवेलेंट्स बोला, क्योंकि मुझे कंसेंट्रेशन mg पर लीटर में दिया था,
ठीक है, इसलिए मैंने इसको मिली इक्विवेलेंट्स में लिखा और फिर मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर लिया। आपको अगर पेपर में HCO3 माइनस CO32 माइनस OH माइनस mg पर लीटर में दिया जाए और आपको एल्किनिटी निकालनी हो तो वहां पर भी जो भी कंसेंट्रेशन कार्बोनेट का दिया हो उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना 30, वैसे ही अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन दिया उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना 17 और सबके मिली इक्विवेलेंट्स निकाल के आखिरी में 50 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ किया। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। आपके क्वेश्चन के चेंज हो जाने से आपका कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। इसके केस में याद रखना, पूरे एल्किनिटी में, पूरे हार्डनेस में आपका एक ही कंसेप्ट लग रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, और वो ही कंसेप्ट सब जगह लग रहा है। ठीक है, कहीं पर आप उसको ग्राम इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस कर देते हो, कई बार आप मिली इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस कर देते हो। एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। लेट अस सपोज अगर मैं 5 किलोमीटर्स चली, ठीक है, मैंने 5 किलोमीटर्स की रनिंग की, तो मैं यहाँ बोल दूं मैंने 5 किलोमीटर चला, या मैं बोल दूं मैं 5000 मीटर्स चला, या मैं बोल दूं 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स इंटू 10⁻² सेंटीमीटर्स, सो 5 इंटू 10�5 सेंटीमीटर्स चला। तो मैं किसी भी तरीके से मेजरमेंट आपको बता दूं लेंथ की, ठीक है, यूनिट चेंज हो रही है पर चला तो मैंने 5 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। सो द सेम थिंग गोज हियर। कंसेंट्रेशन को मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट करूं, मिली इक्विवेलेंट्स में रिप्रेजेंट करूं, किसी भी टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, मैंने एक्सप्रेस करने की यूनिट बदल दी पर जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा। यहां पर भी मैंने ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया, बस फर्क इतना है कि मुझे यहां पर 40 mg पर लीटर दिया था, ग्राम्स पर लीटर नहीं दिया, तो मैंने इसको मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर बोल दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कितने ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए, पूरा कंसेप्ट यही है, इसको लगाना आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें आपको बाइकार्बोनेट की जगह हो सकता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दे दे, 3 की जगह क्लोराइड के साथ सल्फेट नाइट्रेट्स भी दे दे, आपको से कुछ नहीं करना, आपको यही मेथोडोलॉजी अपनानी है। ठीक है, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं रिगार्डिंग मिली इक्विवेलेंट्स, ताकि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाए। So we'll solve that also. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A sample of water has been analyzed for common ions and results are presented in the form of bar diagram as shown. तो आपको एक बार डायग्राम दिया है, तो इस बार डायग्राम को मैं बना लेती हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 बार और भी पूछे गए गेट में। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेने हैं जिससे सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए आपके, जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी में। ये है 0, ये है 2.65, ये है 4.10, इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, 6.35, 6.85। .90, 6.75। अगर आप वैसे तो आपके पास क्वेश्चन है, आपको अगर बनता है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है। अब मैंने पहले भी बोला है कि जब भी क्वेश्चन देखो सबसे पहले ये चेक करो कि यूनिट किस में दिया, और आप देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा है मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। सो ये दिया है मिली इक्विवेलेंट्स
पर लीटर में। यानी कि ध्यान रखना, यहाँ पे इनडायरेक्टली जैसे ही मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर लिखे, आज के बाद से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ पर भूल कर भी मैं इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, इसको बस आपको सिंपल है जो पढ़ रखा है अपना, अपन ने क्या चीज पढ़ रखी है कि देखो मुझे यहाँ पर पहले निकालना है हर किसी का इंडिविजुअल मिली इक्विवेलेंट्स कितना है। अब तुम कैल्शियम का देखो, ये आपकी रेफरेंस है 0, यहाँ से ये कितना है 0 से 2.65, तो ये हुआ 2.65 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। फिर उसके बाद बात करूं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का कितना है 2.65 से 4.40, ठीक है, पर बेसिकली 0 से 4.10 यहां तक है, एंड इसमें 0 से 2.65 तो कैल्शियम है, यानी कि मैग्नीशियम कितना हुआ 4.10 माइनस 2.65। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.10 माइनस 2.65, ये निकल कर आया 1.45 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। अब तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन में मुझसे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ रहे, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इसने। फिर वही कहानी, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस इज मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कनिटी। तो यानी इस क्वेश्चन में मुझे टोटल हार्डनेस भी निकालनी है, इस क्वेश्चन में मुझे एल्कनिटी भी निकालनी है। टोटल हार्डनेस किसके कारण होता है, मल्टीवैलेंट कैटायंस के कारण। मेरा पहला है मुझे मल्टीवैलेंट कैटायंस देखना है, देखो C और Mg2+, और एक बार 2 बार चेक कर लिया करो कहीं और मल्टीवैलेंट कैटायंस है जो छूट तो नहीं गए। सोडियम और पोटेशियम से क्या करना, वो तो यूनिवैलेंट कैटायंस है, सूडो हार्डनेस इंपार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम ले लिया, तो अब टोटल हार्डनेस निकाल लेती हूँ। सो टोटल हार्डनेस in mg per liter as कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम्हें मैंने आसान तरीका बताया, ऑलरेडी मिली इक्विवेलेंट्स में दे रखा है, अब वो m लिखा है, मैंने तुम्हें मिली MILLI लिख के बताया था, इसने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इन छोटी छोटी चीजों में। अब क्या करना है 2.65, जितने मिली इक्विवेलेंट्स कैल्शियम के उतने कैल्शियम कार्बोनेट, जितने मैग्नीशियम के उतने कैल्शियम कार्बोनेट है। तो या तो इनको ऐसे सेपरेटली लिख दो या दोनों को साथ में लिख के ऐड करके 2.65 प्लस 1.45 इंटू 50, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 2.65 प्लस 1.45 इंटू 50, ये निकल कर आया 205 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये टोटल हार्डनेस है, पर मुझे टोटल हार्डनेस थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस चाहिए। तो अब मुझे निकालनी पड़ेगी एल्कनिटी। तो चेक कर लो कौन सी एल्कनिटी दी है, क्वेश्चन में सिर्फ बाइकार्बोनेट एल्कनिटी दी है, तो वही काम करना है। पर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट भी मिली इक्विवेलेंट्स में ही दिया है, नीचे भी मिली इक्विवेलेंट्स लिखा है, और ये कितना है 0 से 3.30 है। सो ये कितना है 3.30। ऑलरेडी इसने आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको पता है ना, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। तो मुझे सिर्फ उसको mg पर लीटर में चाहिए, तो मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई किया है, तो ये निकल कर आएगा 3.30 इंटू 50, तो ये निकल कर आया 165 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। सेम यूनिट्स में दोनों, ये 205 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखकर ही पता चल रहा है कि एल्कनिटी छोटी है, तो टोटल हार्डनेस कितना है 205, और मिनिमम क्या निकल कर आया, मिनिमम 205, और 165 में क्या मिनिमम है 165 मिनिमम है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो 40 mg पर लीटर। सो व्हाट यू गेट, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 40 mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर
फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो आपने देखा, एक बार अगर आपको कंसेप्ट्स बन जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको mg पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया तो कैसे सॉल्व करते बताया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मिली इक्विवेलेंट्स में दिया हो तो कैसे सॉल्व करते। गलती आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में, या तो mg पर लीटर भूल जाओगे, पहली गलती। दूसरा आप एक गलती करते हो, आई डोंट नो व्हाई यू मेक दिस मिस्टेक। आप लोग क्या करते हो, व्हाट यू डू इज, आप mg2 प्लस को 4.10 लेकर सॉल्व कर लेते हो, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि 4.10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर तो 0 से इसकी वैल्यू है, पर 0 से यहाँ पे थोड़ी ना कैल्शियम थोड़ी ना है, ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, बट एक्चुअल में कैल्शियम है, और कैल्शियम यहाँ तक इसका 2.65 है, तो उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये याद रखो, ये 2 मिस्टेक्स आप कर सकते हो, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी मिस्टेक्स इसमें कर सकते हो। क्लियर? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ तो मैंने आपको एक एक स्टेप्स दिखाया, अदरवाइज इसको 2 लाइन में आप इसको, एक लाइन ये सॉल्व होती और एक लाइन एल्केनिटी की सॉल्व होती, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ईच एंड एवरी स्टेप्स लिखे। गेट में आपकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्पीड, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी। तो आप कोशिश करना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर गेट में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना ये 2 क्वेश्चंस आप इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लो, ठीक है, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप गेट में जाओ, अपीयर होने से पहले रिवीजन करोगे तो आपको मेथोडोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो उसको 3 से 4 लाइन में खत्म कर दो। ऐसे भर भर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इसकी जगह 2-3 और दे देगा कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम भी दे सकता है। तो अगर यहाँ पर बाई चांस एल्यूमिनियम दे दिया, लेट अस सपोज एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे सोडियम की जगह एल्यूमिनियम देता तो तुम क्या करते, 6.35 माइनस 4.10, सिर्फ ये करना रहता, और उसको भी इंटू 50 कर देते, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए अब आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर? और कोशिश करना ये 2 क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली लिख लो, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं गेट में इस टाइप के, नेट में जाओगे, डाउनलोड कर लोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको आप 3 से 4 लाइन में सॉल्व करो, तभी आपकी प्रैक्टिस मेंटेन होगी। क्लियर? सो यहाँ पर पूरा हार्डनेस कंप्लीट कर लिया, जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए थी उतना डील कर लिया, एंड उसके साथ ही हमने बात कर लिया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। सेम चीज के 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझो, दैट इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स ऑलवेज, ठीक है। सो आई गेस ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट केमिकल पैरामीटर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे कल के लेक्चर में। आज जाने से पहले मैं आपसे ये पूछ के जा रही हूँ कि मुझे ये बताओ, हार्डनेस की एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या होती है, ठीक है। हार्डनेस की एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या होती है, एंड मैंने आपको EBT का फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। मैंने आपको EBT का फुल फॉर्म बताया था पढ़ाते टाइम, और मैंने लिखा नहीं है उसको, तो आप मुझे EBT का फुल फॉर्म बताओगे। ओके, मैं अगर बाय चांस, वैसे तो मैंने बता दिया था, वाइल होता है वो इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है, बट आप स्पेलिंग के साथ मुझे EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी मुझे लिख के बताओगे, क्योंकि आप यही भूल जाते हो। एंड मुझे बताओगे उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, ठीक है। ओरिजिनल कलर EBT का क्या होता है ये मैंने बता चुका है आपको। सो यू विल टेल मी द फुल फॉर्म, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है, बट फिर भी आप मुझे बताओगे उसका कलर क्या होता है, वो मुझे बताओगे। एंड जो लिमिट्स होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट, वो क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग्स वगैरह में आपके स्टेट लेवल से एग्जाम्स में पूछ लेता है, ESE में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो आज की क्लास को रैप ऑफ करते हैं। We'll meet tomorrow with a different topic. Till then, revise all these things. बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पर, प्रैक्टिस n नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कल की क्लास अटेंड करने से पहले हार्डनेस से रिलेटेड पूरे, पूरे मतलब पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। सो we'll meet tomorrow. Till then, revise, practice, take care of yourself and study hard.